संसद का गतिरोध कायम है और हमारे साथ हैं राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली साक्षात। जेटली साहब, स्वागत है आपका। जेटली साहब, अब तो एफआईआर वगैरह तक की खबरें आ गई, तो बीजेपी क्यों नहीं मान रही संसद चलने देने? उससे तो हमारा केस पूरा साबित हो गया। अब सरकार कह रही है कि 142 नहीं 50-60 कैंसिल कर देंगे, कुछ को अरेस्ट कर लेंगे, कुछ के खिलाफ एफआईआर कर देंगे। देयर इज समथिंग रॉटन इन व्हाट इज गॉन ऑन। इसका मतलब यह है कि जिसने आवंटन किए थे सारे नारायण राव कहते हैं कि मेरे कैबिनेट मिनिस्टर कोई और थे, मैं जवाब नहीं दूंगा। संतोष बगरोड़िया कहते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी जो कोयला मंत्री थे वो कहते हैं कि मैंने न बोलने का निर्णय लिया है, मेरे पद की गरिमा मुझे अनुमति नहीं देती बोलने की। तो ये जो कैंसिल करने जा रहे हैं, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ जिसके लिए एफआईआर हुई, इसमें कोई तो इस सरकार में जिम्मेवारी लेगा कि केवल जिन लोगों को मिला ये आवंटन उन्हीं की जिम्मेवारी है। डिसीजन मेकर कौन थे इस फ्रॉड के? पर उसमें कुछ तो वो ब्लॉक्स भी हैं जो आपके कार्यकाल में अलॉट हुए थे। देखिए, इसमें कोई कार्यकाल का सवाल नहीं। अगर कोई गलत निर्णय हुआ है, उस वक्त तो 90% ब्लॉक्स पब्लिक सेक्टर को जाते थे, निजी उद्योग को तो जाते ही नहीं थे। कल मैंने सुना एक केंद्रीय मंत्री का कि 2004 क्यों? अरे 2004 डिफाइनिंग मोमेंट था। ग्लोबल प्राइसेस कोयले के फरवरी 2004 तक $20 टन हुआ करते थे, आज 150, 60, $70 टन पे चले गए। फरवरी के बाद बढ़ने शुरू हुए। कोयले का धंधा मुनाफे का धंधा बना फरवरी के बाद। दूसरा, फरवरी 2004 से पहले तो अधिकतर प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर को जाते थे, कुछ प्राइवेट को जाते थे, कैप्टिव यूज वगैरह जिनका होता था। एनडीए रेजिम में जितने गए, अधिक पब्लिक सेक्टर को गए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी डिमांड नहीं थी। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया जिसमें जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूशन से अलग कर दिया, अनबंडलिंग कर दी। आप केवल बिजली की प्रोडक्शन करके उसको नेशनल ग्रिड को बेच सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बिजली की तरफ, पावर बिजनेस में आने की प्रक्रिया तब आरंभ हुई बड़े पैमाने पे। तो इसलिए कोई भी इस व्यवसाय को जानता है, तो 2004 इसका डिफाइनिंग मोमेंट था। और इसलिए ये जो लूट शुरू हुई 2004 के बाद शुरू हुई। हम ये नहीं कह रहे कि 1993 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, हम ये तो नहीं कह रहे कि उस वक्त भी ये गड़बड़ थी, क्योंकि उस वक्त कोयले की इतनी डिमांड नहीं थी। अभी कह रहे हैं इत्तेफाक है कि उसी वक्त सरकार बदली। देखिए, 2004 सरकार मई में बदली, कीमतें बढ़नी शुरू हो गई 2004 फरवरी से। पेट्रोल की कीमत, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो थे वो 2004 के बाद गए। जब हमने सरकार छोड़ी मई में, तो $28-27 हुआ करती थी कच्चे तेल की कीमत, आज 120 के ऊपर चली गई, 127 तक चली गई थी। तो इसलिए मार्केट चेंजेस जो हुए उसकी वजह से कोयले की डिमांड 2004 के बाद आरंभ हुई, और प्राइवेट सेक्टर की जो बड़े पैमाने में एंट्री शुरू हुई वो 2004 के बाद शुरू हुई। एक असाइड क्वेश्चन इस पे, जो आपने कहा कि पेट्रोल की कीमतें भी अभी बढ़ी हैं, तो ये तर्क जब प्रधानमंत्री देते हैं कि हमारे कार्यकाल में अचानक से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो हम बढ़ा रहे हैं, तो वो भी अधूरा सत्य है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ी इसलिए दाम बढ़ेगा, हमें उसमें तकलीफ नहीं, वो किसी भी सरकार को करना पड़ सकता है। लेकिन प्रो रेटा एड वैलोरम टैक्स साथ बढ़ेगा तो सरकार को दोहरा मुनाफा हो जाएगा और उपभोक्ता को दोहरा घाटा हो जाएगा। तो जब दाम बढ़ रहा है तो रेवेन्यू को न्यूट्रल रखिए, जिसकी वजह से थोड़ा दाम कम हो सकता है। 2000 में आप भी तो अमेंडमेंट ला रहे थे माइनिंग एक्ट में, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को कोयले के... मुझे कोई प्राइवेट प्लेयर्स के आने का इतराज नहीं, मैं कोई नेशनलाइजेशन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स का चयन कैसे होगा जब कमोडिटी महंगी है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आना चाहते हैं, और हम कुछ को चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे? आपने स्वयं तय कर लिया जून के महीने में कि नीलामी होगी। नीलामी में जो बाजार की कीमत है उस कोल ब्लॉक की वो कीमत मिलेगी। 142 कोल ब्लॉक जो आवंटित किए हैं, सरकार के खजाने में अभी तक ₹1 नहीं आया, नॉट ₹1। नीलामी करिए, पता चल जाएगा। ये वही कहानी है जो 2G में हुई कि 1558 करोड़ में आपने दे दिया पूरा ऑल इंडिया लाइसेंस की कीमत, और जब नीलामी करने चले तो 14,000 करोड़ तो बेस प्राइस रहा, और बेस प्राइस था 2012 में, जबकि मार्केट कंडीशन 2008 की तुलना में ज़्यादा खराब थी। तो इसलिए बाजार तय कर सकता है कि दाम क्या है और किसको आवंटन होगा, उसकी आप कंडीशंस लगा सकते हैं। कोई भी सरकार, ये कहना कि हमने बिडिंग करनी थी
लेकिन वो हम बहुत कमज़ोर हैं होशियारी में, और इसलिए 8-9 साल लगा दिए, वो बिडिंग की प्रक्रिया आरंभ नहीं कर पाए, और इस बीच में फ्लड गेट्स खोल दिए ताकि आते जाओ सरकार का खजाना लूटते जाओ। लेकिन संसद न चलने देने से देश को क्या फायदा? देश को बहुत फायदा है इससे। देखिए, एक सेशन खराब हुआ था 2009 के दिसंबर, विंटर सेशन, जब हमने कहा कि ये इस पे कार्रवाई करो। उस एक सेशन के खराब होने से 5 फायदे देश को हो गए। ए राजा का इस्तीफा हो गया, सिर्फ बहस हो जाती और पीएसी में चला जाता, और पीएसी को ये पैरालाइज कर देते तो कुछ ना होता। जेपीसी बन गई, चार्जशीट फाइल हो गई, लोग गिरफ्तार हो गए, प्रक्रिया बदली, 3G की ऑक्शन हुई, 1 लाख करोड़ से ऊपर आ गया देश को, और अब 1558 वाला कैंसिल हो गया करोड़ का, और 14,000 का बेस प्राइस हो गया। लेकिन ये सरकार का गणित कुछ गलत है। पर वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ। देखिए, सुप्रीम जो पूरा देश में राजनीतिक माहौल बना कि आवंटन में बेईमानी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उस माहौल में ही फैसला दिया ना। तो आपने पूछा लाभ क्या हुआ इस सारे सुप्रीम कोर्ट की वजह से, पार्लियामेंट स्टेलमेट की वजह से? लाभ ये हुआ कि मैं स्वीकार करता हूं 50, 60, 70 करोड़ रुपया पार्लियामेंट के सेशन में नुकसान हो गया, लेकिन लाखों करोड़ का फायदा हो गया। जो ब्लॉकेज पार्लियामेंट सेशन का हुआ था, उसने टेलीकॉम सेक्टर को क्लीन अप कर दिया। ये सत्र का जो ब्लॉकेज है, ये कोल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर को क्लीन अप कर देगा। लेकिन आप इतने बड़े वकील होते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष के माहौल की वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावित होता है? देखिए, सारे तथ्य उसी आधार के ऊपर आए। उससे पहले तो टेलीविजन के आपके चैनल ने पकड़ लिया था, प्रधानमंत्री जी राजा की पीठ थपथपा रहे थे, ही हैज डन नो रॉन्ग। आपने पकड़ा था ना उनको, पैटिंग राजा ऑन द बैक। जब क्राइसिस प्रेसिपिटेट किया, उसमें से ये डिबेट शुरू हुई, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, और उस डिबेट में से एफआईआर्स हुए, उसमें से गिरफ्तारियां हुई, उसमें से फिर पीआईएल्स हुई। उस पूरे एटमॉस्फेयर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट नहीं चलेगी, नीलामी करो। पर अब तो ऐसा कुछ कर नहीं रही सरकार। देखिए, ये सरकार जूते भी खाएगी, प्याज भी खाएगी, बदनामी भी मोल लेगी, और अंत में ये सारे भ्रष्ट आवंटन रद्द करने पड़ेंगे। आज यहां तक तो कह रहे हैं कुछ हम रद्द कर देंगे, थोड़ा दबाव चलने दीजिए, आपका मीडिया भी उस दबाव में सहयोग करे, ये कुछ सारे बन जाएगा। 2014 तक चलते देख रहे हैं सरकार को आप? देखिए, 13 तक चले या 14 तक चले, अगर इसी तरह चलनी है तो पता नहीं देश का दुर्भाग्य होगा। हो सकता है उसमें हमारा राजनीतिक लाभ हो जाए। पहले हो जाए इलेक्शंस तो नहीं, पहले हो बाद में हो मुझे नहीं फर्क लगता, पर मैं इस बात से पूरा कन्विंस्ड हूं कि इस तरह की सरकार देश के ऊपर अन्याय है। लेकिन जो दूसरी एक राजनीतिक आंकलन हो रहा है कि सरकार की राजनीतिक तौर पर हालत खराब है, लेकिन बीजेपी मुख्य विपक्षी दल अभी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। देखिए, ये एक कागजी तर्क है। कोई चंद्रमा से या आसमान से तो आएगा नहीं चुनाव लड़ने के लिए। जो राजनीतिक दल हैं वही लड़ेंगे। इस सरकार के विफल होने का, इस एंटी इनकम्बेंसी का, हर राज्य के अंदर जो बड़ा विपक्षी दल है, नॉन कांग्रेस पार्टी है, स्वाभाविक रूप से उसको लाभ होगा। और देश के अधिक राज्यों में हम हैं, जहां कोई दूसरा है उसको भी लाभ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस माहौल में बहुत कमजोर जाने वाली है, ये स्पष्ट है, दीवार के ऊपर लिखावट है। अन्ना हजारे आंदोलन, रामदेव आंदोलन से आपको फायदा हुआ या आपने उनको फायदा पहुंचाया? देखिए, ये मैं हिसाब किताब इसका नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि उन दोनों आंदोलनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ घृणा का एक वातावरण देश में बनाया। उन आंदोलनों ने भी नॉन कांग्रेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन एंटी करप्शन स्पेस को ऑक्यूपाई किया। लेकिन रामदेव जी आज भी उस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं अच्छा होता कि दूसरे लोग भी उसी तीव्रता से लगते। वो बोलते हैं, लेकिन अब राजनीतिक हो गए हैं, और इसलिए मैं मानता हूं कि इस सारे आंदोलन का जो संसद में हुआ या बाहर आज चल रहा है कोयले को लेकर, दी एंटी करप्शन स्पेस जो है पॉलिटिक्स की, उसमें बीजेपी ने सेंटर स्टेज ली है वापस। लेकिन केजरीवाल साहब तो बीजेपी अध्यक्ष के घर का घेराव कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उसी तेवर में जैसे कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, अब वो राजनीतिक विरोधी हैं, अब वो एंटी करप्शन क्रूसेडर से उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से आने के बाद कई बार उनकी मजबूरी है कि उनको भी राजनीतिक स्टैंड लेना पड़ता है। आपको उनके मंच पे नहीं जाना चाहिए था? नहीं, हमारी पार्टी ने तय किया।
लोकपाल के पक्ष में मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी की प्रखर भूमिका रही है और पार्टी के भीतर मेरी भूमिका रही है। संसद के भीतर आज सिलेक्ट कमेटी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और चाहे वो छोड़ के चले जाएं, लेकिन लोकपाल की लड़ाई हम संसदीय परंपरा के मुताबिक संसदीय व्यवस्था में लड़ते रहेंगे। अभी आप गुजरात से होकर आए हैं और गुजरात में हर बार चुनावों में आपका अहम रोल रहा है। जीत जाएंगे मोदी साहब फिर से? मैं मानता हूं कि जिस तरह का शासन उन्होंने पिछले 10-11 साल में दिया है, सच में इस देश के लिए एक रोल मॉडल बनता है और इसलिए एक अच्छा शासन है। वहाँ प्रगति खूब हुई है, डिटेल्स में स्वयं जाते हैं और समाज के हर वर्ग को उस विकास और एक बदली अर्थव्यवस्था की प्रशासन से लाभ मिल रहा है। नरोडा पाटिया के फैसले के बाद भी? देखिए, फैसला पुरानी घटना का है, घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो कानून की प्रक्रिया है, कोर्टों में चलती रहेगी। लेकिन उन घटनाओं के बाद आज 10 साल से ऊपर हो गए, गुजरात में पूरे रूप से शांति है, एक अच्छा शांति का माहौल है और उस माहौल में एक विकास और उस विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को मिलना, ये आज वहाँ हो रहा है। पर ए राजा के लिए अगर मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं तो माया कोडनानी के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार क्यों नहीं? देखिए, ये तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस की बात थी ना, तो कोर्ट ने उसका निर्णय किया है। कोर्ट का निर्णय सही है कि गलत है वो अगली कोर्ट तय करेगी, लेकिन उस निर्णय के लिए कोई दूसरा लायबल हो जाए ये तो होता नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ की एक प्रोसेस है। वो जीत जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं तो फिर प्रबल दावेदार हो जाएंगे बीजेपी में? देखिए, हमारी पार्टी उस पर तय करेगी उपयुक्त समय पर अपने सहयोगियों के साथ कि कौन हमारे यहाँ नेता रहेंगे अगले चुनावों में, और इसकी सार्वजनिक बहस के माध्यम से तय नहीं होता। नहीं, जैसा आप कहते हैं आकाश गंगा है सितारों की, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है हमारे यहाँ। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस देश के मीडिया को अपना आकलन बदलना चाहिए। जो पार्टियां केवल परिवार के आसपास भीड़ का रूप ले चुकी हैं, क्राउड अराउंड फैमिलीज, वहां तो आपको लगता है कि उन परिवारों में से एक आएगा, नेता केवल वही हो सकता है। वो कैप्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है और पार्टियां भी हैं, वामपंथी दल हैं, इन पार्टीज में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व मेहनत और उभर कर निकलता है, परिवारों में पैदा नहीं होता। बीजेपी क्योंकि बड़ी पार्टी है, सीपीएम हमारी तुलना में थोड़ी छोटी है, लेकिन इन पार्टीज में एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। जेडीयू ले लीजिए उदाहरण, पारिवारिक पार्टी नहीं है, चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे शरद यादव हैं, ये उभर कर सामने आए हैं, 30-30, 40-40 साल मेहनत करने के बाद आए हैं। बीजेपी क्योंकि बड़ी पार्टी है तो हमारे यहाँ भी एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। पर दुर्भाग्य इस देश का, वो कहते, मीडिया कहता है पारिवारिक पार्टी में नेतृत्व स्पष्ट है, स्ट्रक्चर्ड पार्टीज में नहीं है। अब अमेरिका और यूरोप में आप देखिए, प्रिलिमिनरीज होते हैं, पार्टी कन्वेंशंस होती हैं, उसमें से लीडरशिप उभरती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टीज के भीतर जहां कई नेता हैं, उपयुक्त समय पे पार्टी तय कर लेगी कि उभर कर सबसे ज्यादा लाभ किसके साथ होगा। लेकिन इसमें कोई पार्टी में मतभेद है इस विषय को लेकर, ऐसा नहीं होता। पर ये पारिवारिक पार्टियों के साथ आप भी गठबंधन करते हैं जगह जगह, ठाकरे ये गठबंधन एक दूसरे एक अलग विषय है। लेकिन मैं केवल बीजेपी की बात कर रहा हूं। हम एक स्ट्रक्चर्ड पार्टीज हैं और स्ट्रक्चर्ड पार्टी के नाते एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होना पार्टी के लिए अच्छा है। आज जो बहस है वो उल्टी है, वो कहते हैं कि आपके पास नेता ज्यादा है, ये बहुत बुरी बात है। जेटली साहब, अब आगे आप इस संसद के इस सत्र में क्या होता देख रहे हैं? देखिए, मैं इस सत्र में से अगर सरकार चाहे और अपनी छवि थोड़ी सी बचाना चाहे तो जो सुषमा जी का प्रस्ताव था कि आपका अगर इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो इनको कैंसिल कर दीजिए, अगले महीने नीलामी कर दीजिए। सरकार अपने बोनाफाइडीज दिखला सकती थी कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। अगर गलती हुई, मैं इसकी तुलना करता हूं कि अटल जी के समय पेट्रोल पंप और गैस एजेंसीज को लेकर आरोप लगा था। इसी संसद में अटल जी ने अपने कमरे में कुछ सीनियर लोगों को बुलाया, 2 मत थे हमारी पार्टी में, लेकिन ज़्यादा मत ये था कि अगर आरोप लग रहे हैं तो कैंसिल करिए। 20-25 मिनट की मीटिंग में सारे कैंसिल कर दिए थे और निखर के सरकार आ गई। हमारे खिलाफ वो विषय नहीं रहा। ये सरकार कर दे और अगले महीने इसको ऑक्शन कर दे। आज तो कोई जीडीपी पे असर नहीं पड़ने वाला, अभी तो माइनिंग ही नहीं शुरू हुई वहाँ पर। 1 महीने से कोई बहुत विलंब नहीं होने वाला है। और सरकार को एक रास्ता सुषमा जी ने दिखलाया था। लेकिन कई बार सरकार में रहो तो अहंकार भी होता है, तो इसलिए दूसरों के सुझाव मानने के लिए मन तैयार नहीं होता।
वो एफआईआर करते हैं तब आप कहते हैं कि आपका तर्क मजबूत हो रहा है, वो कैंसिल कर देंगे तो आप कहेंगे तो बिल्कुल ही मजबूत हो गया। नहीं, देखिए इसमें सही क्या है, करेक्ट क्या है। द गवर्नमेंट शुड गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द इशू। स्वाभाविक है, जिस तरह से एक आदमी ने चिट्ठी लिख दी और तुरंत आवंटन हो गया, कोई मंत्री है, कोई एमपी है, कोई लीडर है उसके पीछे, कोई अखबार वाला है, कोई पान मसाला गुटखे वाला है। अब ऐसे लोगों को अगर कोल माइंस देंगे आप इस देश की, और वो भी फ्री में दे देंगे, तो देश की तो आत्मा उसमें बिल्कुल शेक करेगी। पर ये बीजेपी शासित राज्यों में भी इस तरह के लोगों को मिल रही थी माइंस तब। देखिए, कोल माइंस राज्यों के साथ उसका नहीं कोई उस तरह, नहीं, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। बिल्कुल, लेकिन आप आवाज तब उठनी चाहिए थी, सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही विपक्ष की आवाज ये सीएजी की रिपोर्ट के बाद उन सारे आरोपों की जो पिछले 2-3 साल से सुनने को आ रहे थे उसकी पुष्टि हो गई, इसलिए आवाज अब उठी है। लेकिन आवाज पहले नहीं उठी ऐसा नहीं था। हमारे सांसद हंसराज अहीर, प्रकाश जावड़ेकर पहले से चिट्ठियां लिख चुके थे, प्रकाश जावड़ेकर सीबीसी को लिख चुके थे, सीबीआई में रेफरेंस करवा चुके थे। तो इसलिए कहना अभी उठी है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। पर आवाजें राज्यों में भी उठ रही थी जहां आपके मुख्यमंत्री हैं उन सरकारों के खिलाफ। देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इतना रोल है कि वो ये कह रहे थे कि क्योंकि मेरा राज्य मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो मेरे राज्य का हित आवंटन पॉलिसी में देख लीजिए। राज्यों का हित ये नहीं था कि कांग्रेस के एमपी और उनके सहयोगियों को दो और इसमें पूरा एक पॉलिटिकल फंडिंग का इलीगल चैनल खोल लो, ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। ये जो पॉलिटिकल फंडिंग के इलीगल चैनल का आप आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे सबूत क्या है? देखिए, आप आधार पूछ लीजिए कि आपने किस आधार पर दी। सीएजी कहता है मैंने सारे रिकॉर्ड देखे हैं, अगर 10 लोग एप्लीकेंट थे एक कोल ब्लॉक के लिए, कोई डॉक्यूमेंट या रीजनिंग नहीं मिली कि उन 10 में से एक कैसे चुना गया। और दुर्भाग्य है, लेकिन माइनिंग प्रोसेस में, इन माइन नहीं है लेकिन अन्य माइन के लिए एआईसीसी के ट्रेजरर लिख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को कि इस केस को एक्सपीडाइट करें। इसलिए शंकाएं तो इसमें से पैदा होती हैं। मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने कहा कि इस वक्त 3 प्रकार के लोग हैं जिनसे प्राइवेटली हमें डिटेल्स मिलती हैं। उस वक्त के अधिकारी, जिन लोगों को आवंटन मिला है और जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया है। आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके तीनों को मिल लीजिए और हमारी भाषा आप भी बोलने लग पड़ेंगे। इस तरह की शंकाएं कर्नाटक सरकार के खिलाफ थीं, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ थीं कि वहाँ पर भी माइनिंग को इस तरह का जरिया बना लिया गया है। देखिए, माइनिंग को लेकर बहुत शिकायतें थी वहाँ पर, और हमारी सरकार ने इसलिए वहाँ पर जब बीच में तो सस्पेंड कर दी गई थी माइनिंग। मैंने संसद के अंदर 1.5-2 साल पहले भाषण दिया था और जिसमें मैंने तब कहा था कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और इस तरह के सारे जो आधार है इनको अब समाप्त किया जाए और पब्लिक बिडिंग के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भी सुषमा जी कहती हैं कि बिल्लारी में भी मोटा माल कांग्रेस को मिला। देखिए, मैं इन व्यक्तिगत आरोपों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज व्यवस्था को बदलने का ये जो इतना निजी पूंजी लोगों के हाथ में आ जाती है और सरकारी खजाने में कुछ नहीं जाता, उस व्यवस्था को बदलने का, डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट को समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर हमारे पास है। अंत में चलते चलते जेटली साहब, आपके राज्यसभा के साथी और आप तो प्रशासक भी हैं क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर को क्या रिटायर हो जाना चाहिए? देखिए, ये निर्णय उनका है। एक व्यक्ति जो लगभग 23 साल से केवल खेल ही नहीं रहा, लेकिन जिसने वो रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश किए हैं और वो परफॉर्मेंस दी है जो दुनिया के इतिहास में किसी और ने नहीं दी। वी शुड ट्रस्ट हिज जजमेंट। इसलिए एक इनिंग्स खराब हो जाए और हम टेलीविज़न पर एकदम पैनिकी हो जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खेल के अंदर कहा जाता है कि जो एकदम क्लास प्लेयर्स हैं, 1-2 इनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी शुड ट्रस्ट देयर फॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जेटली साहब। अरुण जेटली, जिनका कहना कि अगर संसद नहीं चल रही है तो उससे भी देश का आखिर में बड़ा फायदा है। हमारे साथ थे साक्षात। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। जल्द लौटते हैं।